Hello everyone. Today we are going to discuss about sectors of Indian economy. तो आइए आज हम पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हम लोग बेसिकली हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं दैट हम लोग इसमें कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनएसएसओ क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम ईच सेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसकी एक्टिविटीज़ के साथ में और उसके इंपॉर्टेंस के साथ में, इंडिया में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम टर्सरी सेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जीडीपी में किस शेयर का कितना कंट्रीब्यूशन है और ईच सेक्टर क्या क्या अपना रोल प्ले करते हैं जीडीपी में, और उसके बैलेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या स्टेप लिया गया है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि नरेगा क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट क्या था 2005 वाला। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और उसकी उस सेक्टर में जो लोग होते हैं जो काम करते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है उन सेक्टर्स में जो लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर हम देखेंगे सेक्टर्स को ऑनरशिप के बेसिस पे जिसमें पब्लिक और प्राइवेट ये सेक्टर्स रहते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट और ये जो सेक्टर्स हैं इनकी क्या ऐसी नेसेसिटी है, हमें क्या इसकी इंपॉर्टेंस है कि हमें क्यों होना चाहिए पब्लिक सेक्टर और क्यों नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखते हैं इकोनॉमी, फ्रेमवर्क कंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है एग्रीकल्चर, फिशरीज, माइनिंग एंड इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहती हैं। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर देखेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में पूरा मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं अब कोई भी कंट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वाला प्राइमरी वाला सेक्टर हो और चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर हो, ये कहीं ना कहीं बैकबोन होती है। लेकिन नाउअडेज इसमें जैसा कि हमने देखा है कि जो थर्ड सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आजकल सर्विसेज के मामले में हमें देखते हैं वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनको सर्विसेज की नीड होती है। और एज़ पर इंडिया कंसर्न अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ देखने में आती है कि भाई इंडिया में जो इंडियंस हैं पॉपुलेशन दैट वी ऑल नोज वेरी वेल कि हमारी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली हम लोग इस फील्ड में भी कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा बहुत टफ फेस कर रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो स्किल्ड एम्प्लॉयड होते हैं, जो स्किल्ड लोग होते हैं, वो अभी उनकी कहीं ना कहीं नीड बहुत कम है। और अगर लिटरेसी की हम बात करें तो अराउंड 60 to 70% के अराउंड हमारे देश की जो लिटरेसी रेट है वो कहीं ना कहीं चलती है, और इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं इट डील्स विद द पीपल्स लाइवलीहुड, जॉब अपॉर्चुनिटी एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सारी चीज़ों के संग ये क्या करती है, डील करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। हम जिसमें इकोनॉमी में हम बात करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, और चाहे वो और भी कोई सेक्टर्स हो, जो भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड रहते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की लाइवलीहुड, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर डिस्कशन होता है। जीडीपी एक्चुअली क्या होती है, एक फाइनल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। देखो हम सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी एक्चुअली में होती क्या है। जीडीपी एक्चुअली में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, वह क्या होती है, एक साल में आपकी जो कंट्री है उसकी टेरिटरी के अंदर एक साल में आपके यहाँ पे कितना उत्पादन हुआ, उत्पादन के साथ में कितनी सेवाएं दी गई, उन सारी चीज़ों का जो सारी चीज़ें होती हैं प्रोडक्शन के बाद उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है, वो फाइनल वैल्यू को बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उससे हमें पता चलता है कि हमारे देश की हमारा देश कितना बड़ा है, हमारे देश में कितनी बड़ी जीडीपी है और हमारा देश कितना डेवलप कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें जीडीपी के माध्यम से ही पता चलता है। और इसको जो मिनिस्ट्री होती है वो डिफरेंट तरीके से अलग अलग सोर्सेज के थ्रू वो कलेक्ट करती है अपनी इन्फॉर्मेशन, और फिर हमें बताती है कि कितना वॉल्यूम का गुड्स एंड सर्विसेज का हमारे यहाँ पे आदान प्रदान होता है, और उससे हमारे जीडीपी का एस्टिमेशन लगता है। अब हम लोग देखते हैं एनएसएसओ क्या होता है। एनएसएसओ को अगर हम सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो एनएसएसओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंडर या प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है, और
अल्टीमेटली वो क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है हर 5 साल में उस सर्विस का, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी रेट रही है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस कई ईयर में देखा है, हमने हमारे देखने में एक चीज़ ये आई है कि जो एनएसएसओ होता है, जो एनएसएसओ क्या करता है कि जो डाटा कलेक्ट करता है, और हम पिछले कई सालों से ये बात देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो रेगुलरली गिरता चला जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट देने में कहीं ना कहीं फेल हुई है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिनको क्लासीफाई किया गया है। तो एक्टिविटीज़ में हम लोग देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें क्या आता है, एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट्री और लॉगिंग एक्टिविटीज़, उसके बाद फिशिंग वगैरह देखते हैं, माइनिंग और क्वायरिंग वगैरह देखते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। सेकेंडरी में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये होता है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, गैस वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। टर्सरी में हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, होटल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। तो हम लोग देखते हैं कि जो सेवा क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और जिसमें हमें क्या है कि अगर हम देखें परिवहन के बाद दूरसंचार के बाद व्यापार, होटल, ये सारी चीज़ें, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टर्सरी सेक्टर में आती हैं। तो अब हम देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द प्रोक्योरिंग, गैदरिंग एंड प्रोड्यूसिंग थिंग्स फ्रॉम द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द नेचर आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं और नेचर के द्वारा ही हम उन्हें, नेचर की हेल्प से ही वहाँ हम सब अब सारी चीज़ों को बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, वो कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं और उसको प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। इट इज़ फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ मैन, और ये सब दुनिया में सबसे जो इंसान है, इंसान का सबसे पहला और पुराना कार्य था। अब हम देखते हैं सेकेंडरी में इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, जिसमें भी हम क्या करते हैं, द ऑक्यूपेशन वेयर इन द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्प्रूव्ड अपॉन द प्रोसेस आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। जो हमें प्राइमरी सेक्टर से जो हमें चीज़ें मिलती हैं उसको हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं, और फिनिश गुड्स में चेंज करने के बाद हम उसको कंप्लीट बना लेते हैं। अब ये जो दोनों प्रोसेस थी, प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि प्राइमरी से हमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है और रॉ मटेरियल हमें मिलता है, और रॉ मटेरियल के थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेकेंडरी सेक्टर में जाके, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, हम जाके उसको फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमें जो टर्सरी सेक्टर होता है वो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सभी के थ्रू वो क्या करता है, कहीं ना कहीं हमें एक मीडियम देता है, एक माध्यम देता है उसको, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में और लोगों में उसको सेल करने में। अब हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग देखते हैं कि जो ओवर द 30 ईयर बिटवीन 1973 टू 2000, एक्चुअली में वो 2000 है, वो एक ज़ीरो वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। वाइल द प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज़ इंक्रीजेस, हमने ये देखा कि पिछले 30 साल में जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं तीनों सेक्टर में कहीं ना कहीं बढ़ा है। इट हैज़ इंक्रीजेस द मोस्ट इन द टर्सरी सेक्टर एंड इट हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। पहले के समय में भैया हम लोग खेती किया करते थे, खेती करने के साथ में क्या होता था, लोगों के पास ज़्यादा ऐसे कोई विचार नहीं होते थे, लोगों के पास ऐसी कोई नेसेसिटीज़ नहीं होती थी, नीड नहीं होती थी, उन्हें कोई ऐसे फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप या ये सारी चीज़ों की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती थी। तो वो लोग क्या करते थे, अपने घर पर रहते थे, तो भाई उसके ड्रॉबैक और भी बहुत सारे उसके ड्रॉबैक रहते थे। और साथ में क्या होता था, जो प्राइमरी सेक्टर होता था वो सबसे ज़्यादा होता था एवं इम्पॉर्टेंट होता था। लेकिन जब हम आज की बात करें, पिछले 3 साल में हमने जो सेक्टर्स में डेवलपमेंट देखा, उसमें टर्सरी सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। और हम देखते हैं उसका इंपॉर्टेंस बढ़ने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज टू द पीपल लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, टेलीग्राफ, टेलीफोन। कहीं ना कहीं ये क्या करता है, मूल भौतिक आवश्यकता है, मूल भौतिक जो ज़रूरतें हैं लोगों की, उसको उनको सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, टेलीग्राफ इत्यादि। ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, टर्सरी सेक्टर कहीं ना कहीं लोगों को सेवाएं देता है। तो इस वजह से जो इंपॉर्टेंस है उसकी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। The development of agriculture industries has also leads to the development of services like transport and trade। कहीं ना कहीं खेती, कृषि, इन सभी के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, जो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और जो तृतीय क्षेत्र है, जो सेवा क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। विद द राइज ऑफ इनकम लेवल ऑफ पीपल, मोर सर्विसेज वे आर डिमांडेड बाय द पीपल्स लाइक होटल्स, शिपिंग, टूरिज्म, प्राइवेट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। अब भाई लोगों की कहीं ना कहीं आबादी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा। तो जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और द पीपल इफ़ द पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन द मार्केट, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जीडीपी जो है वो बहुत ही फास्टली रन करेगी, क्योंकि आपकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके देश का ही डेवलपमेंट होगा।
क्यों? क्योंकि पैसे को कभी भी स्टेशनरी अपने पास रखने से कहीं कभी भी वो ग्रोथ उसकी नहीं होती है, ठीक है। फोर्थ, न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड हैज़ बीन एसेंशियल। अब आगे आने वाले समय में भाई इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, कहीं ना कहीं हमें अच्छे से पता है। आज के समय में अगर हम प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से देखें तो भले ही लॉकडाउन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हों, लेकिन जो कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन वाला सेक्टर है, आज यही सेक्टर कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के सारे जो स्कूल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे हैं। लाइक वाइज अगर हम देखें तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली वही बैकबोन है हमारे कंट्री का, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे बहुत ज़्यादा स्टेट्स अभी हमारे कैपेबल नहीं है। लाइक जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली गवर्नमेंट ने जैसा कि स्टेप्स लेके बहुत सारी चीज़ों को किया है, बट अल्टीमेटली अगर हम देखें तो अभी हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है। जो टीचर्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग वॉट एवर द जॉब इट इज़। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि बहुत सारी शॉपकीपर्स हों, ट्रांसपोर्ट पर्सनस हों, सब इंगेज रहते हैं सर्विसेज में और सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। तो हम देखते हैं शेयर्स क्या क्या है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले के ज़माने में भाई जो टर्सरी सेक्टर, पहले के ज़माने में जो प्राइमरी सेक्टर था वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी और देन प्राइमरी। तो हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का ही है। और टर्सरी सेक्टर को ही जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पुलिस, टेलीग्राफ, ये सारी चीज़ें आती हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। जबकि अगर हम पहले के समय में जाएंगे लेकिन जबकि हम एम्प्लॉयमेंट के मामले में अगर हम बात करें तो टर्सरी भले ही कहीं ना कहीं बहुत आगे हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में टर्सरी सबसे कम है हमारे देश में, और ये हमारा ड्रॉबैक है। जैसा कि आप इन दोनों ग्राफ में देख पा रहे हैं, इनमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए कि जो शेयर है जीडीपी में वो टर्सरी का बहुत ज़्यादा है, बट टर्सरी से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने में कहीं ना कहीं हम लोग फेल हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस हैड लेड्स टू इंक्रीज इन द शेयर्स ऑफ टर्सरी सेक्टर इन जीडीपी एज कंपेयर टू ऑफ अदर सेक्टर। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कहीं ना कहीं जो टर्सरी सेक्टर है उसमें टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट के थ्रू जो टर्सरी सेक्टर है उसका उसमें इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ होने के साथ में जो जीडीपी है वो जीडीपी क्या हुआ है बाकी दोनों सेक्टर के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं बड़ी है। बट सच अ ड्रास्टिक चेंज हैज़ नॉट हैपेंड इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। बट लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में अभी कोई ऐसा चेंजेस इन सेक्टर्स के थ्रू कहीं ना कहीं देखने नहीं आया। तो अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ 2000 मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन वे आर स्टिल एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर वाइल अबाउट 18% आर एंगेज इन सेकेंडरी और 22 इन टर्सरी इन सेकेंडरी सेक्टर एंड 22 इन टर्सरी सेक्टर। तो जैसा कि भाई हमने देखा है 2000 के एस्टीमेट के हिसाब से डाटा की 60% लोग आज भी आपके यहाँ पे कृषि में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के संग एंगेज हैं, और 18% जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में है जिसको हम सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, एंड 22% कहीं ना कहीं टर्सरी सेक्टर में जिसको हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। बट अगर हम लोग बात करें कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो भाई टर्सरी सेक्टर का ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा फेलियर है। हम लोगों को अपने यहाँ पे जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर लोगों के पास जॉब होगी, सारी चीज़ें होंगी, लोग गरीब नहीं होंगे, पॉवर्टी बहुत कम होगी, तो लोग क्यों गलत काम करेगा। बट जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो आज के ज़माने में या आज के समय में भारत में ये देखने में आ रही है कि जो हायर क्लास और वी कैन से जो रिच क्लास है, रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो इसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं क्राइम इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है, क्योंकि गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। तो जो गरीब है वो तो भाई वो भी, अब जो अमीर है जो एक्सप्लॉइट करते हैं या शोषण करते हैं, तो फिर गरीब एक दिन क्या हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं और वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं अपना करने का प्रयत्न करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि जिससे हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकें या रिमूव कर सकें। तो भाई सबसे पहले और समझने वाली बात तो ये है कि हम लोग भाई ये देख लें कि भाई डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि भैया ये मेनली ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जनरली एग्रीकल्चर में होती है। एग्रीकल्चर में होने से मतलब ये है कि भाई जहाँ पर आवश्यकता है सिर्फ 2 लोगों की और वहाँ पर 3 या 4 लोग काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली द प्लेस वेयर वी नीड ओनली 2 पीपल्स टू द वर्क in the work, so still there are around 4 or 5 or we can say 2 to 3 people are working at that particular place। तो उससे क्या होता है भैया, लॉस ऑफ मैन पावर, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस होना।
ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस होना किसके फॉर्म में भैया? इंसानों के फॉर्म में। क्यों? दो लोगों का काम है और वहाँ पे 4 लोग पड़े हुए हैं और अपने आप को अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत ज़्यादा होती है, और एग्रीकल्चर में तो ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है कि जैसा कि भाई हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे जो फार्म्स होते हैं, फार्म हाउस पे लोग जाके क्या करते हैं, जाके अपना टाइम, गाँव में लोग क्या करते हैं, अपने खेतों पे जाके वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वहाँ पे पूरा परिवार जाता है उनके साथ में। हालांकि पहले के समय में ऐसी मानसिकताएं हुआ करती थी कि लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ पे जितने ज़्यादा हाथ होंगे काम करने के लिए, उतना ज़्यादा हमारे परिवार की हेल्प होगी खेती में। और दैट इज़ वाई अगर हम देखें तो बहुत ही डेस्परेटली हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। बट अल्टीमेटली हम लोग देखें कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ पे स्टॉप लगाना होगा। अदरवाइज़ हम जितनी ज़्यादा लोग होंगे, ओवर पॉपुलेटेड होंगे, तो हम लोग बेसिक फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं, फूड, क्लॉथ और शेल्टर, इनमें भी कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा लाइफ हमारी हार्डर एंड हार्डर होती चली जाएगी। अब हम लोग देखते हैं, मोर इरीगेशनल फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट द फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 2 और 3 क्रॉप्स इन इंस्टेड ऑफ 1। भैया जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ है फार्मर्स को वो दी जाए। ठीक है, किस तरह से वो पानी और वो सारी प्रबंध करके, पानी, खाद, बीज, ये सारी चीज़ों का प्रबंध करके दिया जाए, जिससे वो क्या करे, 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को उगाए। फसलों को उगाने की वजह से उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। 1 or 2 मेंबर ऑफ ए स्मॉल फार्मर फैमिली कैन बी मेड टू वर्क इन द फार्म ऑफ अ बिग लैंडलॉर्ड एंड अर्न वेजेस। उसमें से 1 या 2 लोग जो छोटी फैमिली वाले लोग हैं वो क्या करें, बड़े जो फार्म हाउस हैं उनके यहाँ पे जाके काम करें और वेजेस अर्न करें। सम ऑफ द मेंबर्स मे मूव टू वर्क इन अ नियर बाय फैक्ट्री एंड अर्न मोर अर्न मनी। जैसा कि मैंने देखा था, आपको मैंने डिस्गाइज एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूरा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसमें ये पॉइंट्स बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से उसको रेडिकेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये बताया है कि पास में वो अपने कोई ऐसा फार्मर हो, ऐसी कोई फैक्ट्री हो, वहाँ पे जाके काम करे, वो काम करके वेजेस अर्न करे। चौथा, बाय ओपनिंग न्यू फैक्ट्रीज वर्कर कैन बी एब्जॉर्ब देयर। और नए नए फैक्ट्रीज़ हैं उनको लगाया जाए। फैक्ट्रीज़ को लगाने की वजह से लोगों को जो काम होगा वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट की जाती है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, बैंक्स के थ्रू क्या करे, लोन प्रोवाइड करे बहुत ही सस्ते रेटों पे फार्मर्स को। तो वो क्या करेंगे, इरीगेशनल फैसिलिटीज़ उनकी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, तो वो कंस्ट्रक्ट करेंगे अ बैल और लाइक अ बैल सो दैट दे कैन इरीगेट देयर लैंड बैल एंड गेट 2 or 3 क्रॉप्स अ ईयर इंस्टेड ऑफ 1। यही वही पॉइंट हो गया जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में था। सबसे पहले भैया उनको खाद, पानी, बीज, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ दे दो, लोन सस्ते दे दो, तो वो खुद ही क्या करेंगे, आपके यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू वो खुद ही 1 साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को उगा लेंगे। तो फसलों को उगाने की वजह से अल्टीमेटली उनको खुद ही प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे करके अल्टीमेटली, लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, जब तक आप अपने देश के किसानों को या प्राइमरी सेक्टर को आगे नहीं करेंगे और उनको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, और किसान अगर ऐसा ही पुअर रहा, तो आपके देश में डेवलपमेंट इतने रैपिडली नहीं हो सकता। बिकॉज अल्टीमेटली हमारी जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ प्लस जा रही है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा डैम बना दो, कैनाल्स बना दो, फार्मर्स को प्रोवाइड करो डैम्स बना के, कैनाल्स बना के, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी। तो उनमें और एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर भी बूम में आ जाएगा, और साथ में जो लोग हैं वहाँ पे डैम्स क्रिएट करने से, कंस्ट्रक्ट करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी कैनल्स बनने से। और ये सारी चीज़ों में एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। उसके बाद देखते हैं, इफ़ मोर मनी इज स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज देन नॉट ओनली स्मॉल फार्मर्स विल बी बेनिफिट बट ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसा खर्च करना है यातायात पे, और यातायात उसके प्रबंध और उसको स्टोर करने में। उससे क्या होगा कि जो स्मॉल फार्मर्स होंगे वो क्या करेंगे, स्मॉल फार्मर को कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसका बेनिफिट होगा। क्योंकि मैनी और मोर पीपल कैन बी एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सेक्टर, और कहीं ना कहीं लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि गवर्नमेंट को चाहिए लोन दे दे, दूसरा हमने देखा कि डैम्स बनने चाहिए, उससे भी बेनिफिट होता है, तीसरा हमने देखा कि सरकार को चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज में पैसे खर्च करे, सरकार को चाहिए कि water cheap credit facilities to small farmer can greatly improve the farming which can be result in the more employment। और सरकार को चाहिए कि along with प्रोवाइडिंग वाटर, सिर्फ पानी प्रोवाइड करने के साथ साथ में और भी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो जो गरीब किसान हैं या छोटे किसान हैं उनको प्रोवाइड करे, जिससे वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा और हमारा जो काम है वो भी कम्प्लीटली हो जाएगा। इन द सेमी रूरल एरियाज मोर इंडस्ट्रीज लाइक सर्विसेज कैन बी प्रमोटेड अस अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी एम्प्लॉयड थ्रू। भैया ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करो, जिससे क्या होगा, सेवा क्षेत्र इंडस्ट्रीज़ में जो लोग होंगे वो काम करने की नीड होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे। हनी कलेक्शन का भी जैसा कि भाई हमने देखा है, बी को पालने का या मधुमक्खी को पालने का, क्योंकि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कि जो फूल रहता है फूल से वो क्या करती हैं,
जो कुछ लिमिटेड मंथ्स होते हैं, उन मंथ्स में वो फूल से अपना शहद, फूल के रसों को पीकर अपना शहद बनाती हैं और शहद बना के वो स्टोरेज कर लेती हैं ऐसे मंथ के लिए जिस मंथ फूलों का ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसमें भी आजकल बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे सब्सिडीज़ और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं कि आप इस तरह की फार्मिंग भी कर सकते हैं, जिसको एपीकल्चर कहा जाता है, मधुमक्खी पालन कहा जाता है। और उसमें हम क्या करेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में उसको डाल के उसको ग्रेटली इंप्रूव करने के लिए और साथ में उसमें भी लोगों को एम्प्लॉयड करने की ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्लानिंग कमीशन एस्टिमेटेड दैट नियरली 20,000 lakh जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोंग एंड इफ़ टूरिज्म आर अस सेक्टर इज इम्प्रूव। ठीक है भैया, तो जो प्लानिंग कमीशन है उसने बताया कि 20 लाख जॉब अकेली ही हम क्रिएट कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में, और उसके साथ में टूरिज्म में अगर एवरी 35 लाख कुड बी गिवन, और इसके साथ में हमने देखा कि 20 लाख जो कि डाटा बताया जा रहा है एजुकेशन में और 35 लाख टूरिज्म में क्रिएट किया जा सकती है। पर उसके लिए एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए। और जैसा कि हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने के लिए लोन के बाद फार्म हाउस को फैसिलिटीज़ के साथ में वाटर, डैम, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने से जो फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाते हैं। अब देखते हैं भाई, जो कांग्रेस की सरकार थी उसने एक बहुत ही बहुमूल्य कार्य किया था, जिसको मैं मानता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहा जो हमारे देश के लिए, चूँकि एक लॉ या जो यानी नरेगा जिसको हम कहते हैं, नरेगा जो है वो 2005 में एक लॉ आया था। उसके तहत क्या होगा, आपको काम की इंश्योरिटी दी जाएगी, और काम की इंश्योरिटी देने के साथ में सो कॉल्ड इट इज़ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट, ये इसको कहते हैं हम। इसके साथ में हम एक चीज़ देते हैं कि अगर आपको काम नहीं, आपको सरकार हर एक साल में 365 दिन में आपको 100 दिन का काम देगी, और अगर 100 दिन का काम सरकार देने में सफल नहीं रही तो वो उसको ऑन बिहाफ में उसके हिसाब से वो आपको पैसा देगी। इसके साथ में ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सरकार करेगी कि अगर आप अपने घर से 20-25 किलोमीटर के से ज़्यादा अगर कोई आपको काम करवाने ले जा रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा। ये 90% सेंटर ने इसको स्पॉन्सर किया था और 10% ये पर्टिकुलर जिस स्टेट में ये इम्प्लीमेंट की जा रही है उसको इस तरह से प्लान बनाया था। और आज के ज़माने में आज भी हम लोग काफ़ी समय से ये नरेगा चल रहा था। नरेगा के तहत जो सरकारें हैं अलग अलग राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की, वो काम कराती थी, और काम कराने के साथ में वो बहुत ही नरेगा जिसको मैं बोलूँ बहुत ही इफेक्टिव था। बाद में इसको मनरेगा कर दिया गया था 2009 में, इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट कर दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट एक्ट था। इसको उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इन द वे पीपल आर एम्प्लॉयड। तो ठीक है, हम दो तरह के सेक्टर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब हम मान लें भाई सरकार का सेक्टर है, सरकार ही पूरी नियम कानून तय करेगा। अनऑर्गेनाइज मतलब कोई भी सिंगल इंडिविजुअल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको प्रिपेयर करेगा। तो ठीक है, पहला पॉइंट क्या है भाई, जो काम है वो रेगुलर रहेगा, तो इसके सारे जो पॉइंट्स होंगे इसके वाइस वर्सा होंगे दूसरे वाले में। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि भैया काम जो है वो फिक्स नहीं रहेगा, कभी भी आपको काम पे रख लिया जाएगा, कभी भी आपको वो निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, लॉ जो रहते हैं, लॉ आर स्ट्रिक्टली फॉलोड दैट द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर्स। ठीक है, इसमें जो नियम कानून रहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसमें क्या रहता है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको कड़ता से, उसको बहुत ही कठिनता से पालन किया जाता है, उसको माना जाता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं पालन किया जाता। आपको बेजेस प्रॉपर दिए जाएंगे, यहाँ पे आपको बेजेस प्रॉपर नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको काम अगर एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा आवर्स वर्किंग कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा। बट अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहेंगे तो आपको शोषण भी किया जाएगा, संग में एक्स्ट्रा काम करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वर्कर आर पेड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, जो वर्कर होते हैं उनको पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, और यहाँ पे आपको पेंशन नहीं मिलती है। और सिक्स जो कि हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज में, इन द रूरल एरिया इट कंप्राइजेस ऑफ लैंड लेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, वीवर्स और ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स इन द सिटीज, स्कैल्यूअर वर्कर इन द कंस्ट्रक्शन, स्टील बेंडर्स, रैक पैकर्स एक्सेट्रा। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, लैंडलेस होते हैं, और कहीं ना कहीं उनका शोषण जो होता है जो गाँव में, वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और सरकार को चाहिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को किस तरह से वो प्रोटेक्ट करे। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि एक्चुअल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है भाई सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या सामाजिक बहिष्कार। भैया जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जो हम लोग तो जनरली ऐसा ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हमें नहीं लगता कि अब आगे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे होता है। बट हाँ, स्टिल आई एग्री कि हाँ बहुत ज़्यादा शोषण किया गया था, बहुत ज़्यादा कह लें या कुछ भी कह लें। ऐसा कि भाई गुलामगिरी में आपके ज्योतिबा फुले हैं, उन्होंने बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट तरीके से ये बताया हुआ है किस तरह से हमारे देश में SC/ST और भाई डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी आपकी बनाई थी आपके अम्बेडकर जी ने। तो कहीं ना कहीं ये माना गया था कि SC/ST भाई बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था। बट अगर नाउ डेज में हम देखें तो आज ऐसे बहुत सारे SC/STs भी हैं जो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे हैं, और इंप्रूव करने के साथ में वो उनको रिजर्वेशन या सारी फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है।
तो उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। उसके बाद उनको इकोनॉमिक उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। भाई क्या होता है कि वेजेस फिक्स नहीं होते अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो होता क्या है कि भाई उन लोगों को ज़बरदस्ती जो पैसे होते हैं उनके ज़बरदस्ती पैसे काट लिए जाते हैं। भाई उनको अगर सरकार ने नियत किया है, सरकार ने फिक्स किया है कि भाई आपको 600 रुपये पर डे मिलेगा काम करने का, बट आपको वो लोग नहीं देते 600 रुपये, तो आपको आर्थिक रूप से भी वो शोषण करते हैं आपका। अब भाई ऐसा क्या किया जाए कि इनको लेबर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोटेक्ट किया जाए? तो देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज वन विच इज सो मच अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट वेयर जनरली नो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड। भाई गवर्नमेंट के कह लें अलग अलग पैरामीटर्स हैं भाई। हाँ, लोग कहते हैं गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, बट लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऐसा कौन सा गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल रहता है? जो नियम कानून होते हैं बस वो प्राइवेट पर्टिकुलर उनके ऑनर्स ही बनाते हैं। वे जनरली यहाँ पे कोई नियम कानून फॉलो नहीं किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स बोथ इन रूरल और अर्बन एरिया आर एक्सप्लॉयटेड बाय वन वे और द अदर। ठीक है भाई, किसी ना किसी तरीके से उनको शोषण कहीं ना कहीं किया ही जाता है, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर दिस सेक्टर। तो जबकि सीधी सी बात है भाई, सरकार का इस जो सेक्टर है इसमें बहुत ही कम कंट्रोल है। इस कम कंट्रोल होने की वजह से क्या किया जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट द लेबर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर भाई तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं किस तरह से हम बचा सकते हैं लोगों को। हमें क्या करना है, वर्कर्स वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द रूरल एरिया लाइक लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, डिफरेंट आर्टिशंस कैन बी हेल्प इन द नंबर ऑफ वेज। कैसे कर सकते हैं बताता हूँ। The small or marginal farmers, which forms nearly 80% of the rural household in India, should be given adequate facility for timing delivery of seeds। भैया सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको इतना ज़बरदस्ती बढ़ा के पढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है, सिंपल सी बात है, सरकार को चाहिए कि भैया टाइम पे ये सेवाएं दे आपको, जैसे खाद दे, बिजली दे, पानी दे, जिससे किसान कहीं ना कहीं संपन्न होगा। तो आपके यहाँ के देश के जो सारे जो सेक्टर्स हैं, चाहे हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें एज वेल एज हम टर्सरी सेक्टर की बात करें, तो ये सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं अपने आप ही बूम कर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सेट्रा। उनको सरकार को चाहिए कि शुड बी प्रोवाइडेड गवर्नमेंट हेल्प फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ देयर आउटपुट। भैया उनको सही समय पे जिस हिसाब से काम किया जा रहा है उसके हिसाब से आउटपुट मिलता रहे और उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और उनका शोषण, जो अमीर लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनका शोषण ना करें। अब हम देखते हैं ये सारी चीज़ें बहुत ही मुख्यतः हमें समझनी थी। उसके बाद हम देखते हैं सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। सो हियर वाई वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, और व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ primary sector. So public sector, bhai, as we have already discussed about the public sector, that we are having certain rules and regulations which was directly under the control of government, in which the wages and works are fixed, or if you are working more than your fixed hours, so you will get the more benefit of that particular time. But on the contemporary, or we can say on the similarly on the other hand, when we are talking about unorganized sector, so we do not have एनीथिंग येट टू से दैट आई हैव ऑलरेडी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, जो कि मैं ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, और ये चीज़ पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब हम देखते हैं, इन अदर वर्ड देखते हैं, द गवर्नमेंट आउन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स। सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स होते हैं, जैसे कि आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो उसमें वो क्या करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग काम नहीं होता है, लोगों को एक अच्छी लाइफ और वेलबींग प्रोवाइड करने की भी उनकी कोशिश होती है। प्राइवेट सेक्टर में भाई गवर्नमेंट की कोई अंडरटेकिंग नहीं होती है, प्राइवेट आउंड रहती हैं सभी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं। अब देखते हैं इसमें टाटा आयरन स्टील, ये सब रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें आ गई। तो दो तरीके की हुई भाई, एक तो प्राइवेट हो गई, एक प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत, किसी का पर्सनली किसी के एसेट्स हो गए, और दूसरे गवर्नमेंट के है। अब देखते हैं क्या कि इट इज़ नेसेसरी टू हैव पब्लिक सेक्टर, बिकॉज क्यों होना चाहिए पब्लिक सेक्टर, मतलब जो सरकार की अंडरटेकिंग है आने के, वो क्यों होना क्यों चाहिए, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो देखिए, पहला क्या है कि भैया सरकार सिंपल सी बात है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, लोगों को अच्छी जॉब और क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए भी काम करती है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम एसेंशियल थिंग उनको रीजनेबल रेट्स में प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि भाई ये सभी का अधिकार है। उसके बाद देखते हैं, द पब्लिक सेक्टर कैन बी सेट अप लाइक हैवी इंडस्ट्रीज़ लगाने में पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा क्या होता है, विच रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बट प्राइवेट सेक्टर में कैन नॉट डू सो। बट हम प्राइवेट सेक्टर में हम ऐसा नहीं करते हैं, पब्लिक सेक्टर में तो पैसा लगता है, तो भाई पैसा क्या है, सबके टैक्स का पैसा है, उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है सबके ही वेलफेयर के लिए। The public sector has the benefit of the people
above everything because its purpose is not to earn money, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ आपका फ़ायदा कमाना, फ़ायदा या मुनाफा कमाना सरकार का वो मोटो नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं लोगों के बेनिफिट के लिए काम करती है. द पब्लिक सेक्टर इज मेनली हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करती है, विच सो ऑफन बियर सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, स्पेशली फॉर द पुअर्स पीपल. ठीक है, हमने जैसा कि देखा कि भाई जो भी प्रॉफिट होता है उसको सरकार कहीं ना कहीं लोगों से ही शेयर करती है. पीपल आर गिवन वीट, केरोसिन, ऑयल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी सरकार जैसे देखती है पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू. कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जैसे कि अमीर लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं, या सरकार जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के थ्रू प्रॉफिट कमाती है, वो इस तरह के फॉर्म में जो गरीब लोग रहते हैं देश के, उन्हीं में इन्वेस्ट कर देती है. द पब्लिक सेक्टर मेनली हेल्ड बाय द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और उनको हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, नॉमिनल प्राइजेस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल प्राइजेस पे, जिसमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, स्टील प्लांट, ऑयल इंडिया एंड दीज आर सम एग्जांपल. और इस तरह से हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जो सेक्टर्स ऑफ इंडिया जो सेक्टर्स रहते हैं डिफरेंट इकोनॉमी में, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है. तो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस अबाउट जीडीपी. उसके बाद हमने देखा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, तीनों क्षेत्र या तीनों सेक्टर्स क्या क्या होते हैं, सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, टर्सरी सेक्टर क्यों आगे बढ़ रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है. उसके बाद हमने देखा कि कैसे डिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उसको कैसे रिमूव करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करना है, नरेगा देखा, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स देखे. उसके बाद हमने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स देखे. उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम लोगों को इन सेक्टर्स में प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो यही था हमारा चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स क्लास 10th. तो आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.